नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं शिवसेना नेता संजय राउत की। शिवसेना नेता संजय राउत का एक बयान सामने आया है। दरअसल संजय राउत ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी। इस किताब का शीर्षक है ऑन लाइकली पैराडाइज। इस किताब में उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया था। यह दबाव मोदी सरकार के खिलाफ उनके स्वतंत्र राजनीतिक कदमों के जवाब में था। मराठी में लिखी यह किताब 2025 में प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी संस्करण जिसमें और भी घटनाओं का जिक्र है। दरअसल ये किताब जारी होने के बाद, किताब सामने आने के बाद में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। किताब के अनुसार अफवाहें फैली थी कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया था और उससे मिली रकम का कुछ हिस्सा विदेश भेज दिया था। किताब में दावा किया गया है कि ईडी ने कथित तौर पर अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल भी तैयार की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बात इस किताब के द्वारा कही गई है वो ये साफ बताती है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक नहीं हुआ था और उन पर बहुत बड़ा प्रेशर डाला गया था। किताब में दावा किया गया है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ जगदीप धनखड़ के स्वतंत्र राजनीतिक कदमों की चर्चा शुरू हुई तो ईडी ने उन्हें फाइल सौंपी और उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। शुरू में उनके इनकार करने पर जांच और तेज हो गई, जिससे ये स्पष्ट रूप से असहज हो गए। संजय राउत का यह भी आरोप है कि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लयासा के घर पर छापा मारा गया और उनके परिवार को ईडी का समन भेजा गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कथित चुनावी उल्लंघनों के खिलाफ असहमति जताई थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी किताब में जिन चीजों का जिक्र किया है ये साफ बताता है कि क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। भारत की चुनाव संहिता के 8 उल्लंघनों की शिकायतों के आधार पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लयासा ने चुनाव आयोग में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए कार्रवाई शुरू की। चुप रहने की सलाह के बावजूद उन्होंने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक रूप से लवासा और उनके परिवार को उनकी असहमति के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। किताब में कहा गया है कि उनके आवास पर ईडी के छापे ने 2020 में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और उसके बाद भी वे एजेंसी की निगरानी में रहे। संजय राउत की इस किताब का अब हर जगह कहा जाए तो चर्चा इस किताब की हो रही है और इसके साथ ही साथ जो दावे उन्होंने किए हैं इससे बड़े खुलासे हो रहे हैं और सच बहुत कुछ जनता के सामने आ रहा है। किताब में यह भी दावा किया गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी अफवाहें थी कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में जेल भेजा जा सकता है। हालांकि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार भी इस फैसले से सहमत नहीं थे। पुस्तक में दावा किया गया है कि कैबिनेट की बैठक में शरद पवार ने कहा था, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद लोकतांत्रिक रूप से चुने गए चुने गए मुख्यमंत्री को जेल भेजना अनुचित है। किताब में आगे कहा गया है कि यह विचार कई लोगों को पसंद आया, जिसके चलते मोदी को जेल जाने से बचा लिया गया। क्या मोदी को राजनीति में इन उपकारों और नैतिकता की याद है? सीधे तौर पर किताब में जो बातें लिखी गई हैं इससे तो यही पता चलता है कि क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे दबाव था और जैसे कि चुनाव आयोग जो पूर्व थे उन पर जो बात लिखी गई है उससे भी बहुत कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि
शरद पवार और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे दोनों ने अमित शाह को जमानत दिलाने में मदद की थी जब सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था और उन पर कई मामलों में आरोप लगे थे। सीबीआई यूनिट ने महाराष्ट्र कैडर के एक अधिकारी अमित शाह को जमानत देने के सख्त खिलाफ थे। मोदी ने पवार से हस्तक्षेप मांगा और शरद पवार ने अपनी आदत के अनुसार उनकी मदद की और शाह जमानत पर रिहा हुए। हम सब जानते हैं कि बाद में शाह ने पवार और महाराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव किया। किताब में दावा किया गया है कि जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। गुजरात दंगों के बाद अमित शाह को गंभीर खतरा था और सीबीआई द्वारा दंगों की जांच नियंत्रित किए जाने के कारण मोदी उनकी रक्षा नहीं कर सके। किताब के अनुसार अमित शाह अपने बेटे के साथ एक काली पीली टैक्सी में ठाकरे के आवास पर पहुंचे और अपने मामले में न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। किताब में दावा किया गया है कि शाह ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर आप न्यायाधीश से बात करेंगे तो यह सुनेंगे और आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ यह हर कोई जानता है। उन्होंने कहा यह अनैतिक होगा। इसके बाद जो हुआ बाला साहब ने मनोहर जोशी को बुलाया, न्यायाधीश का नाम बताया और उन्हें मामले पर चर्चा करने का निर्देश दिया। दरअसल संजय राउत ने जो किताब लिखी है, इस किताब में उन्होंने न सिर्फ भविष्य की चीजों का बहुत बड़ा उल्लेख किया बल्कि जो हाल ही में घटना हुई उस पर भी उन्होंने संक्षेप में अपनी बात लिखी। और अंत में उन्होंने लिखा, अंत में कहा, आप चाहे जो भी पद धारण करें लेकिन याद रखें कि आप भी एक हिंदू हैं। उस एक फोन कॉल ने अमित शाह की राजनीति की दिशा को बदल दिया। फिर भी दुनिया ने शिवसेना और ठाकरे परिवार के प्रति उनके कृतज्ञ व्यवहार को देखा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि संजय राउत जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, काफी समय से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो जगदीप धनखड़ ने अचानक जो इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उनके इस्तीफे के पीछे की कई बड़ी वजह भी बताई जा रही थी। हालांकि जगदीप धनखड़ ने खुद ये बात कही थी। उनका क्या साफ ये कहना था कि भैया स्वास्थ्य कारणों से मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मेरा स्वास्थ्य तो पहले से ठीक था, मेरा स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे ईडी को बताया जा रहा है, जैसे कि अपनी किताब में संजय राउत ने लिखा है। विपक्षी पार्टी के भी तमाम कई सांसदों ने ये सवाल खड़े किए थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। धनखड़ के इस्तीफे पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। और आप एक चीज नोटिस भी कीजिए कि जगदीप धनखड़ अचानक से गायब हो गए। को बहुत समय के बाद में जगदीप धनखड़ का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये हो जाती है कि जगदीप धनखड़ जिस तरीके से यहाँ पर खुद अपनी बात वो रखते नजर आए थे और कहीं ना कहीं जो संजय राउत ने किताब में अपनी बातें जो लिखी हैं उससे ये साफ नजर आता है कि वाकई दबाव जगदीप धनखड़ पर था। पहले भी जगदीप धनखड़ और जो मोदी सरकार है उनके बीच में नहीं बन रही थी, तनातनी देखने को मिल रही थी और आखिरकार किताब के जरिए जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो ये साफ बताती हैं कि वाकई अंदर खाने था कुछ और, जबकि बीजेपी के द्वारा बताया कुछ और गया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।